इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को कैंसर हुआ है और इसकी जानकारी और किसी ने नहीं बल्कि अब इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी सामने आई है। अब ईरान की तरफ से इस पर कोई आधिकारिक बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन ईरान में मैंने कुछ एक्सपर्ट से बात जरूर की है नेतन्याहू की कैंसर को लेकर के, और उनका क्या कहना था मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरी बड़ी खबर, ईरान ने एक जहाज पर कब्जा कर लिया है और जिस जहाज पर कब्जा किया उसकी तस्वीर भी ईरान ने बाकायदा जारी की है। यानी जिसकी नौसेना को, जिसकी नेवी को आप ये कह रहे थे कि खत्म है, वो कुछ नहीं है, वो ईरान की नेवी अब किस तरीके से हॉलीवुड की फिल्मों की तरीके से उतर के ना केवल जहाजों पर कब्जा कर रही है बल्कि उसके वीडियो भी जारी कर रही है। और तीसरी बड़ी खबर, एनबीसी की एक खबर आपको बताने जा रहा हूं, और एनबीसी की खबर में बहुत विस्तार से एक रिपोर्ट छापी गई है कि अमेरिका कैसे इस युद्ध के अंदर बहुत बुरी तरह से न केवल फंसा हुआ है बल्कि हार भी रहा है, और ईरान वो इस युद्ध के अंदर विजेता की भांति उभर करके सबके सामने आया है, पूरी दुनिया के सामने आया है। तीन बड़ी खबरें और इसके साथ साथ कई बड़ी अपडेट्स हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान सामने आया, उस पर भी बात करेंगे, और भी बहुत सारी अपडेट्स निकल करके सामने आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं नेतन्याहू के कैंसर की। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कैंसर है और इस बात की जानकारी खुद उन्होंने दी है। आप अपनी स्क्रीन पर एक खबर देखिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को बताया कि उन्होंने चुपचाप प्रोस्टेट कैंसर का इलाज करवाया है। उन्होंने अपनी सालाना मेडिकल जांच के सभी नतीजे सार्वजनिक किए हैं। 76 साल के नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अपनी सालाना मेडिकल रिपोर्ट जारी करने में युद्ध की वजह से 2 महीने की देरी की। उन्होंने बताया कि 2 महीने पहले उन्हें पहली बार पता चला था कि उन्हें कैंसर है, लेकिन उन्होंने ये जानकारी लोगों से छिपाए रखी ताकि ईरान इसका इस्तेमाल प्रोपेगेंडे के तौर पर न कर सके। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी के साथ में डॉक्टरों के 2 पत्र भी जारी किए हैं। एक पत्र में कहा गया है कि यह बहुत छोटे घावों का शुरुआती पता चलना है जिनमें कोई मेटास्टेटिस यानी शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलना उस तरह से नहीं है जैसा कि बाकी सभी जांचों से बिना किसी शक के साबित हो गया है। उन्होंने यह नहीं बताया कि आखिरकार चेकअप कब हुआ था, लेकिन इस मामले में परिचित ने एक इजरायली सूत्र के हवाले से CNN को बताया कि कैंसर का पता कई महीने पहले पता चला था। अब यानी CNN जो है वो भी इस बात की पुष्टि कर रहा है कि कई महीने पहले पता चला था, उसको अंदर से खबर मिली है, और उसके साथ साथ नेतन्याहू उन्होंने कहा कि साहब हाँ वाकई ऐसा हुआ है और मैंने 2 महीने तक इस रिपोर्ट को छुपा करके रखा। दरअसल इजराइल के अंदर आपको बताना पड़ता है, सालाना रिपोर्ट देनी पड़ती है। इजराइल में आप जानते हैं कि जायनिस्ट लॉबी है और वो बिना पैसे के किसी के ऊपर दाव नहीं लगाती है, और पैसा जिसके ऊपर लगा रही है दाव, तो एक तरीके से पता होना चाहिए कि उस शेयर मार्केट में जैसे होता है कि हम किसी के ऊपर दाव लगा रहे हैं, किसी के शेयर को खरीद रहे हैं, तो कम से कम उसकी कंपनी की हालत जो पता होनी चाहिए, वरना किसी दूसरे पर लगा लेंगे। कोई बहुत भावनाएं वहां पर नहीं है। इजराइल के इतिहास में वैसे सबसे लंबे समय से ये प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अभी इनको भी चुनाव में जाना है और इनका भी बहुत भारी विरोध है, और ऐसे में नेतन्याहू वो कैंसर है, कैंसर से पीड़ित है, ये उनके लिए, उनके समर्थकों के लिए एक बड़े झटके के तौर पर है। लेकिन जब ये खबर सामने आई तो मैं ईरान में बात कर रहा था कुछ एक्सपर्ट से, और मैंने कहा कि ऐसे ऐसे खबर सामने आ रही है नेतन्याहू को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि हम दुआ करते हैं कि नेतन्याहू जल्द स्वस्थ हो जाए। तो मैंने कहा कि ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा कि हम नेतन्याहू को खुद अपने हाथों से उनको सजा देना चाहते हैं। नेतन्याहू अगर इस तरीके से प्राकृतिक तौर पर किसी बीमारी की वजह से वो चले जाए, ये हमें बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। फिर ऐसे में गजा और फ़लस्तीन के लोगों को, उनके छोटे छोटे बच्चों की आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। नेतन्याहू को सजा मिलनी ज़रूरी है और वो सजा हम दे करके रहेंगे। तो कुल मिलाकर के इस तरह की बातें, बहुत सारी बातें जो है वो इस वक्त में चल रही हैं। नेतन्याहू
हालांकि किसी को भी उम्मीद की जानी चाहिए कि वो स्वस्थ हो और नेतन्याहू के लिए भी कहा जाना चाहिए, लेकिन नेतन्याहू को ये जरूर सोचना चाहिए कि आप तो एक छोटी सी बीमारी की वजह से, हालांकि कैंसर कितने बड़े लेवल की है, कितने खतरनाक लेवल की है, कौन से स्टेज पर है, वो बता जरूर रहे हैं, लेकिन क्या वाकई पूरी तरह से जो कह रहे हैं उसी पर विश्वास कर लें, या कहा कुछ कम जा रहा है और छुपाया कुछ ज़्यादा जा रहा है, इस पर जो है फॉर्मूले पर चलना चाहिए। लेकिन वो जरा इस बात को जरूर सोचे कि आपने किस तरीके से हजारों लोगों को उनके घरों में, उनके बेडरूम में, उनके ड्राइंग रूम में, उनके किचन रूम में, उनकी बेसमेंट में आपने खंडर के नीचे दबा करके पल भर में मार दिया। ऊपर से मिसाइल गिरती है और पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो जाती है। खंडर खंडर जो है आप बना देते हैं, पूरी तरह से मिट्टी के ढेर में तब्दील कर देते हैं गगनचुंबी इमारतों को। तो आपको जरूर जो है वो दर्द कम से कम उसका एहसास करना चाहिए, माफ़ी मांगनी चाहिए गजा और फ़लस्तीन के उन तमाम लोगों से, उन बच्चों से, उन यतीमों से जिनको आपने दुख दिया है। ये जरूरी बात है जिसको कहा जाना चाहिए था। अब दूसरी बड़ी खबर, आप अपनी स्क्रीन पर ये खबर देखिए, ये वीडियो देखिए आप। अब ये वीडियो जो निकल करके सामने आया है, ये ईरान की तरफ से वीडियो जारी किया गया है। और इस वीडियो में आप देखिए जैसे हॉलीवुड की पिक्चर होती है, उसी तरीके से IRGC नौसेना के जवान वो उतरते हैं जहाज के ऊपर और समुद्री जहाज के ऊपर उतर करके उस पर कब्जा कर लेते हैं। और ये इसलिए इस जहाज के ऊपर कब्जा किया गया क्योंकि ये अमेरिकी सैन्य हितों की मदद कर रहा था। और ईरानी नौसेना का आरोप है कि इस जहाज ने पिछले कई महीनों में कई बार अमेरिकी पोर्ट्स का दौरा किया और साथ ही जो चेतावनी दी जा रही थी उसको नज़रअंदाज किया, और इसके बाद में इस जहाज पर कब्जा कर लिया गया। और ये कार्रवाई US द्वारा ईरानी जहाज टुस्का को पकड़ने के बाद में जवाबी कार्रवाई के रूप में ये की गई है। तो जिस तरीके से वीडियो निकल करके सामने आई है, अमेरिका और दुनिया भर के लोगों को पता चल गया होगा कि ईरान केवल ऐसा नहीं है कि नमाज पढ़ने वाला एक बहुत रूढ़िवादी, और वहाँ की महिलाएं, वहाँ के लोग वो बहुत पारंपरिक तरीके से सिर्फ और सिर्फ जो है वो धर्म में और कट्टरपंथी हैं। नहीं साहब, वो धर्म को भी मानते हैं, अपने अल्लाह की इबादत भी करते हैं, और उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी में और जिस तरीके से उनकी जो एक तरीके से आप ये कहिए ट्रेनिंग की गई है, उस ट्रेनिंग का नतीजा है कि आज एक बहुत बड़े जहाज पर, और ये दूसरा जहाज है जिस पर कब्जा कर लिया है ईरान ने, और ईरान मैसेज दे रहा है कि हम आपके जहाज़ों पर उतर करके, जैसे अमेरिका वीडियो जारी करता है, सेंटकॉम वीडियो जारी करता है, उसी तरीके से हम भी वीडियो जारी करेंगे और छलनी छलनी कर देंगे आपको। ये ईरान ने एक साफ संदेश दे दिया है। अब एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं NBC की खबर निकल करके सामने आई है, और जिसमें विस्तार पूर्वक डिटेल में इस बात को रेखांकित किया गया है कि कैसे होर्मुज के सहारे एक अदृश्य न्यूक्लियर हथियार जिसको कहा जा रहा है ईरान का, उसके सहारे ईरान ने एक बहुत बड़ी बढ़त इस युद्ध में बना ली है। और डोनाल्ड ट्रंप सब कुछ होने के बावजूद इस युद्ध के अंदर अपनी छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं। इस युद्ध में ना बाहर जाने का सम्मानजनक कोई रास्ता वो तलाश कर पा रहे हैं, ना ईरान को घुटने पर ला पा रहे हैं, ना ईरान को डरा पा रहे हैं। और ये सारी बातें जब मैं आपको बता रहा हूं, तब मैं आपको ये भी बता दूं कि अब्बास अराक्ची के साथ में जो बातचीत है वो भी अमेरिका की सिरे नहीं चढ़ रही है। बहरहाल ये NBC की रिपोर्ट आप देखिए। NBC के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप अब ऐसे ईरान का सामना कर रहे हैं जो जल्दबाजी नहीं कर रहा है, बल्कि धीरे धीरे और सोच समझ करके कदम उठा रहा है। हमलों और बमबारी के बावजूद यह युद्ध कुछ हद तक ईरान के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद माना जा रहा है। अमेरिका में इस युद्ध के कारण राजनीतिक और आर्थिक दबाव, खर्च और तनाव बढ़ते जा रहे हैं। ईरान अभी भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर असर बनाए हुए है, जिससे तेल की सप्लाई और वैश्विक बाजार प्रभावित हो रहे हैं। ये NBC की रिपोर्ट है साहब। अमेरिका के अपने अखबार, अमेरिकी अपनी संस्थाएं वो कह रही हैं, कोई भी एक संस्था, कोई भी एक एनालिस्ट, कोई भी एक डिफेंस एक्सपर्ट, वॉर एक्सपर्ट, वो ये नहीं कह पा रहा है कि अमेरिका बहुत मजबूत स्थिति में है।
कल मैंने आपको एक बहुत विस्तार से रिपोर्ट बताई थी कि किस तरीके से अमेरिका की सेना के अंदर या सैन्य रिजीम के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव जो दिखाई दे रहा है, और उसके पीछे पीट हेग्सेथ है। वो मन मर्जी मन माफिक तरीके से लोगों को निकाल रहे हैं, और उसकी वजह से गुस्सा लगातार लोगों में बढ़ता जा रहा है, लगातार अमेरिका के अंदर असंतोष बढ़ता जा रहा है। और पीट हेग्सेथ और ये बाकी जितने भी डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द वाले लोग हैं, ये एक्सपोज हो रहे हैं। अमेरिकी नेवी सेक्रेटरी ने उन्होंने इस्तीफा दे दिया या उनको बाहर निकाल दिया गया, ये खबर है। और उसके साथ साथ इस युद्ध में करीब करीब 15 बड़े चेहरे वो बाहर हो चुके हैं। अब देखिए बड़ी बात क्या है, बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में जो सोच करके गए थे, जिस तरीके से वो गए थे, वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और इस बात को अब पूरी दुनिया कह रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, उनका बयान आप देखिए। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, उन्होंने चेतावनी दी है कि नाटो के अनुच्छेद 5 यानी आपसी सुरक्षा की जो गारंटी है, उसको लेकर के बढ़ती अनिश्चितता अब संगठन को कमजोर कर रही है। और यह स्थिति यूरोप की वजह से नहीं है, बल्कि ट्रंप के रुख के कारण बनी हुई है। ऐसा समय जहां अमेरिका, रूस और चीन के नेता ऐसे कदम उठा रहे हैं जो यूरोप के हितों के खिलाफ माने जा रहे हैं, उन्होंने यूरोप से सतर्क रहने और बदलती वैश्विक परिस्थितियों के लिए तैयार होने की अपील की है। उन्होंने चीन के साथ पूरी तरह आर्थिक संबंध तोड़ने में जल्दबाजी न करने की सलाह दी है। उनका मानना है कि ऐसा करने से यूरोप अमेरिका पर ज्यादा निर्भर हो सकता है और वैश्विक स्तर पर उसकी स्वतंत्र छवि प्रभावित हो सकती है। साथ ही मैक्रो ने यह भी कहा कि फ्रांस अपने परमाणु हथियारों को बढ़ाएगा और उनकी संख्या को सार्वजनिक करना बंद कर देगा। पूरी दुनिया दो बात कह रही है। पहली बात तो ये कि ट्रंप की अमेरिका की हिकड़ी को अब नहीं मानेंगे, पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि अब यूरोप की वजह से नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि अमेरिका की वजह से नुकसान हो रहा है। तो इसलिए अमेरिका की अब सुननी बंद करो, अपने परमाणु हथियारों के ऊपर काम करो, अपने हथियारों पर काम करो और अमेरिका के गुरूर को तोड़ने की तैयारी करो। ईरान ने एक तरीके से आप यूं कहिए कि पूरे विश्व में एक चेतना का जो है सार किया है, यानी पूरे विश्व के अंदर एक करंट पैदा कर दिया है। जो लोग सोए हुए थे, खोए हुए थे, डरे हुए थे, दबे हुए थे, वो सब अब उठ खड़े हो रहे हैं और वो सब कह रहे हैं कि साहब ये डरना या अमेरिका के सामने दबना बंद कर दीजिए साहब। ये अमेरिका के सामने डरना दबना अब नहीं चलेगा, अब तो सीधे तौर पर जवाब दीजिए। और बड़ी बात यह है कि अगर इसी तरीके से धीरे 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 पूरी दुनिया के अंदर से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर के, अमेरिका को लेकर के जो अमेरिकी निजाम का एक वर्चस्व था, वो अगर खत्म होता हुआ चला गया तो फिर अमेरिका की बरसों बरस की मेहनत वो खत्म हो जाएगी और अमेरिका का जो सुपर पावर का जो सो कॉल्ड तबका है या जो तमगा है वो खत्म हो जाएगा साहब। और ये अमेरिका के लिए इस वक्त में सबसे ज्यादा चिंता की बात है। तो कुल मिलाकर के नेतन्याहू अपने देश में फंसे हुए हैं, उनके खिलाफ बगावत है। शारीरिक तौर पर अब वो कितने फिट हैं इस बात को लेकर के चैलेंज है। वो अपनी उंगलियां दिखा रहे थे युद्ध के दौरान, लेकिन अब तो बहुत कुछ ऐसा है जो उनको खुद से सामने आकर के कबूल करना पड़ा है। और देखिए एक कहावत कही जाती है कि भैया आदमी बुरा करे, अच्छा करे, कुछ भी करे, लेकिन किसी की बद्दुआ ना ले। और नेतन्याहू उन्होंने तो ना जाने कितने लोगों की किस तरीके से बद्दुआएं ली हैं, कितने छोटे बच्चे यतीम और बेसहारा वो किस तरीके से कैसे अपनी यादों में, बद्दुआओं में नेतन्याहू को कैसे याद करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा नहीं कि किसी आदमी के लिए उसको जो है वो इस तरीके से याद किया जाना चाहिए, लेकिन कम से कम उस बात को उनको रियलाइज करना चाहिए, नेतन्याहू को रियलाइज करना चाहिए कि जो कुछ उन्होंने किया है, जो दर्द आज वो सहन कर रहे हैं, उधर तो वो लोग भी सहन कर रहे होंगे। और उनका कसूर क्या था? ईरान आप पर कौन सा हमला कर रहा था, या फिर गजा आप पर कौन सा हमला कर रहा था, फलस्तीन के लोग, आप तो खुद सताए हुए लोग थे। और आप सोचिए आपने कैसे आज लोगों को सताना शुरू कर दिया है, और उसका अंजाम सबके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो थैंक्स बटन का प्रयोग करके आर्थिक तौर पर मुझे मदद जरूर करिए।
शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि